हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस मेंस पेपर 4 पार्ट 1 जनरल साइंस सीरीज़ में आज हम 7वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है प्रकाश का परावर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। इस अध्याय से संबंधित आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होती है। जब कोई प्रकाश किरण, एक सामान्य परिभाषा या एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक कोई समतल सतह है, जरूरी नहीं है कि समतल सतह हो या एक ये खुरदुरा सतह है। सभी जो सतह हैं वो प्रकाश का कुछ रूपों में परावर्तन करते हैं। अगर समतल सतह है तो उसमें प्रकाश का परावर्तन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। और जैसे असमान सतह है, जब खुरदुरा सतह है उसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में टकराकर लौट आती हैं, ठीक है। तो वह घटना जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराकर किसी दूसरी अपना कहना चाहिए दिशा का परिवर्तन कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते चलते हैं। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश ऊर्जा संचरण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, माध्यम में तरंगों के द्वारा, ठीक। जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हम पढ़े थे कि यह ऊर्जा फोटोन के रूप में आती है, फोटोन कणों के रूप में, ठीक है। प्रकाश जो है वो फोटोन कणों के रूप में आती है। इसमें विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरण पाए जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने सौर ऊर्जा के बारे में उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा बेसिक्स पढ़ा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो पिछला लेक्चर जो आपका क्लास 6 था वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। एक प्रकाश किरण में विभिन्न रंगों और विभिन्न तरंग दैर्ध्य के अवरक्त किरण, है ना, अवरक्त किरण, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरण और क्या होती है, दृश्य प्रकाश किरण होते हैं, ठीक है, जिनमें सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। ये हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे। ये सभी प्रकाश किरण दो रूपों में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। एक तो पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा, मतलब जैसे ये फोटोन के कण हैं, इनमें ऊर्जा समाहित है। जब ये किसी सतह से टकराते हैं तो ये अपनी ऊर्जा उस सतह को देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वो सतह गर्म होने लगती है। ये जो कहना चाहिए कि गुण है, ये अवरक्त प्रकाश किरणों में पाया जाता है। ये हम देखते हैं किसमें होता है, ये सामान्यतः अवरक्त प्रकाश किरणें जो हैं, ठीक, अवरक्त प्रकाश किरणें, उनमें ये गुण पाया जाता है, ठीक। दूसरा तो तरीका होता है माध्यम में तरंगों के द्वारा। हमको पता है कि तरंग इस रूप में, वेव्स के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं या यात्रा करते हैं, जिसमें किसी एक बिंदु पर इनका जो तरंग कहना चाहिए कि इंटेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है और किसी एक पॉइंट पर लोवेस्ट होती है। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते चलते हैं। प्राचीन काल में प्लेटों के अनुसार लोग समझते थे कि नेत्र से ही कुछ बाहर निकलता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस प्रकार अरस्तु के युग में व्यक्ति की आंखों और वस्तु के बीच अभौतिक कुछ होने की कल्पना की गई थी। 17वीं शताब्दी में प्रकाश की प्रकृति में प्रकाश के संबंध में मुख्य रूप से दो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, ठीक है, और दूसरा कौन था, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। हम इन दोनों को आगे डिस्कस करेंगे। ये 11th और 12th क्लास में और डिटेल में इसको बताया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग को फिलहाल हमको यहाँ पर बेसिक लेके चलना है। तो इसमें हाइगन्स का, इन दोनों के अनुसार क्या था, इसके पश्चात अन्य सिद्धांत मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आया, ठीक, तथा प्लांक एवं आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित फोटोन सिद्धांत प्रमुख थे। उपर्युक्त सभी सिद्धांत आंशिक रूप से प्रकाश संबंधी कुछ घटनाओं की व्याख्या कर सकते थे, परंतु कोई भी अकेला सिद्धांत प्रकाश के सभी घटनाओं को पूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ है। क्लियर है। चलिए जो हमारा टॉपिक है एग्जाम चैप्टर का, उस पर हम लोग आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो उसका अधिकतर भाग प्रथम माध्यम में ही लौट आता है, तथा प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई माध्यम, जैसे हवा एक माध्यम है, इस माध्यम में है ना कोई प्रकाश की किरण चलकर, ये एक चमकदार या समझ लो कि पीछे से इसको पॉलिश या कलई की गई है, तो ये प्रकाश किरण जब किसी चमकदार सतह पर टकराती है ना, तो टकराने के बाद में क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इसमें तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। कौन सा? एक आपतित किरण जो प्रकाश किरण आकर टकरा रही है, दूसरी परावर्तित किरण जो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, और तीसरा होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस जगह पर प्रकाश किरण टकराई है उस जगह को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या जाएगा? अभिलंब। देखिए ये चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, इसमें देखते चलेंगे। अभिलंब क्या होता है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो आपतन बिंदु है, ये पॉइंट P, इस पर सतह, जो सतह ये दिख रहा है, ये सतह जिस पर आप किरण टकरा रही है, उस सतह के लंबवत, देखो हम लोग पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते थे क्लास 7th 8th में, कि कोई ये सतह है, इसके ऊपर पहले प्रोटेक्टर की सहायता से ऐसे लाइन खींचा जाता था, है ना, फिर उसी प्रोटेक्टर से उसी नाप में एक दो और लाइन से खींची जाती थी, फिर ये कैसे क्रॉस बनाया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग अभिलंब खींचते थे, उसी प्रकार, है ना। और ये जो अभिलंब होता था ये सतह के साथ कितने अंश का कोण बनाता था? 90 अंश का कोण बनाता था। ये गणित में हम लोग को पढ़ाया गया था ज्योमेट्री वाले पार्ट में। तो अभिलंब क्या होता है कि उस सतह से लंबवत खींची गई रेखा होती है आपतन बिंदु पर। क्लियर है? आपतन कोण क्या होता है कि जो ये अभिलंब है उसके साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है, ये वाला कोण है ना, कोण I, इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, कोण R, है ना, उसको क्या कहते हैं? आपका परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद में आगे चल के पढ़ते हैं क्या? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक तो नियमित परावर्तन या दूसरा अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं तो यह नियमित परावर्तन कहलाती है। मतलब जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे एक दूसरे के समांतर होते हुए, इस तरीके से, ठीक, सतह से टकराने के बाद में। तो ये कौन सी परावर्तन कहलाएगी? नियमित परावर्तन कहलाएगी। और देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? और अनियमित परावर्तन क्या हो जाएगी कि सब लोग नियमित रूप से ना करके इधर उधर अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होने लगते हैं। क्लियर है? यहाँ तक परावर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एक नियमित और एक अनियमित। दूसरा हम लोग तो देखते हैं भाई परावर्तन के नियम क्या है। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। मतलब कोई अगर ये सतह है, इसमें कोई प्रकाश किरण यहाँ से टकराकर इस दिशा में चले जा रही है और यहाँ पर कोई अभिलंब खींचा गया है, सॉरी अभिलंब मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इस तरीके से कोई अभिलंब खींचा गया है ना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। तो ये जो आपतन कोण है ये हमेशा बराबर होगा इस परावर्तन कोण के। इसका मतलब क्या है कि कोण I हमेशा बराबर होना चाहिए किसके? कोण R के। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। मतलब कि ये एक सतह दिख रही है तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये जो बिंदु है, ठीक, ये क्या हो जाएंगे? तीनों एक ही सतह में होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? परावर्तन के नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक कांच की सतह होती है जिसके एक तरफ सिल्वर के पॉलिश करने के बाद में उसमें कलई कर दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है जो दूसरा जो खाली जगह होता है वो क्या होता है? परावर्तक सतह बन जाता है। चलिए देखते हैं। व्यवहार में कांच के एक पृष्ठ पर मरकरी, सिल्वर, टिन की पॉलिश करके दर्पण बनाया जाता है। अतः साधारण रूप में वे सतहें जो अपने पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरण को उसी माध्यम में परावर्तित कर देती हैं, क्या कहते हैं? परावर्तक सतह या दर्पण कहलाते हैं। ठीक, दर्पण तीन प्रकार के होंगे। कौन से? एक समतल दर्पण जो हम घरों पे इस्तेमाल करते हैं, दूसरा गोलीय दर्पण होगा, देखो ये समतल दर्पण, ये इस तरीके से गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या हो जाएगा? परवलयाकार, ये कुछ इस तरीके से दर्पण होगा। ठीक है, तो ये दर्पण के तीन प्रकार हो जाएंगे। यहाँ तक मामला साफ है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये समतल दर्पण है, ये गोली दर्पण है और ये परवलयाकार दर्पण है। इसका कुछ साइज कुछ है ना, ये कुछ इस तरीके से रहेगा और गोली दर्पण एक परफेक्ट सर्कल रहेगा। क्लियर है? चलिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं? वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु पर प्रकाश टकराने से असंख्य किरणें परावर्तित होती हैं। ठीक है, कोई एक ही प्रकाश किरण उस बिंदु पर आकर नहीं टकराती है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब को एहसास करने के लिए हमको कम से कम दो कहना चाहिए रेखाओं की, प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ना, ये किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब से होकर या तो गुजरती हैं या पीछे प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती हैं अथवा प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि ये जो प्रकाश किरण है ना, या तो ये उस जगह पर जाके मिलेंगे या फिर वहाँ से आते हुए क्या हो जाएंगे? प्रतीत होंगे।
यहां तक मामला क्लियर है। इसके बाद में ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती हैं तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव उल्टा तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो इस तरीके से यहाँ ये प्रकाश, कोई वस्तु है जहाँ से ये प्रकाश किरण इस तरीके से चलकर यहाँ से टकरा के जा रही है और एक यहाँ से होकर निकल जा रही है। तो ये बिंदु ए डैश बी डैश पर, कौन सा बिंदु ए डैश बी डैश पर, मतलब कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है बिंदु किसमें, ए डैश पर। ठीक, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो ये वास्तव में मिलेंगे, दूसरा हमेशा जो इमेज है वो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनता है। क्लियर है। चलिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में प्रतिबिंब बिंदु से होकर नहीं जाती हैं, जबकि पीछे की तरफ बढ़ाने से जिन बिंदुओं पर मिलती हैं अर्थात वहाँ प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर है। इस तरीके से देखेंगे जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहना चाहिए कि दर्पण के पीछे है ऐसा प्रतीत होता है हमको, है ना, क्योंकि दर्पण जितनी दूरी पर हमसे रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर हमको प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, जो घर पे हम आईने लगाते हैं, है ना, जो सलून वगैरह में कंघी वगैरह करने के लिए हम बड़े बड़े आईने देखते हैं, है ना, उसमें क्या होगा कि आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो वस्तु में असंख्य कण होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक कण का प्रतिबिंब भिन्न होता है। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की ऊंचाई की आधी साइज का दर्पण होना आवश्यक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कभी भी ध्यान देना, मान लो कि आपकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, ये आपकी 6 फीट हाइट है। अगर आपको पूरा का पूरा 6 फीट अपना प्रतिबिंब पूरा पैर से लेकर के सिर के बाल तक का प्रतिबिंब आपको देखना है तो जो दर्पण की ऊंचाई है वो कम से कम आपके आधे की ऊंचाई के होने चाहिए। मतलब कितनी होनी चाहिए, 3 फीट की होनी चाहिए कम से कम, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे साइज का प्रतिबिंब होगा, सॉरी दर्पण होगा, तो उस दर्पण में कभी भी आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक है। चलिए ये आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में आपको अंतर मिल जाएगा यहाँ पर नोट्स में। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा। क्लियर है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, और आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। ठीक, इसमें प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होंगी और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए अब हमको यहाँ पर आगे चल के समतल और गोली दर्पण दोनों से प्रतिबिंब रचना के कुछ नियम देखने हैं। ठीक, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना कैसी होती है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं, मतलब कि जैसे सिमेट्री बोलते हैं जिसको, सिमेट्री। ठीक, आप सिमेट्री पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, कि जैसे कि अगर ये कोई ऐसा चित्र है, दर्पण में लगने के बाद में उसका चित्र कुछ इस प्रकार उल्टा बनता है। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व बदल जाना। मतलब दर्पण के सामने अगर खड़े होकर आप अगर अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में जो दर्पण में आपको चित्र दिखेगा उसमें उसका बायां हाथ उठेगा। क्लियर है। वास्तव में वो दायां हाथ ही होता है, लेकिन चूंकि सिमेट्री हो जाती है या पार्श्व बदल जाते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि उसका वो बायां हाथ उठ रहा है। क्लियर है। समतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। ये भी मैं आपको बताया था कि दर्पण के आगे आप 3 मीटर पीछे खड़े हैं तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब भी 3 मीटर पीछे, मतलब दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, 6 मीटर की हो जाएगी। ये मामला क्लियर है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। याद ध्यान रहेंगे, जैसे ये है कोई वस्तु में प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें ये आपतित किरण है, अगर इसको मान के चलो हम इस तरफ थीटा कोण में घुमाएंगे तो ये जो किरण है परावर्तित किरण, ये कितने कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। क्लियर है। ये बेसिक रूल्स हैं, इस रूल्स को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेटमेंट बनाकर या मेंस में
है ना। कम से कम 60 वर्ड्स में ये आपको पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। गोली दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यदि कांच का गोला है, जैसे ये एक खोखला गोला है, इसको आधा काट देंगे, काटने के बाद इसके किसी एक सतह में या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ अगर हम लोग कलई कर दें या उसको क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार बनने वाले बर्तन बोलता हूँ, दर्पण को क्या बोलते हैं, ठीक, गोली दर्पण कहते हैं। यदि मान के चलो कि जैसे आपने एक दर्पण बनाया इस तरीके से, जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की गई है ना, बाहर की तरफ क्या की गई है, पॉलिश की गई है, मतलब कि जो चमकदार सतह है वो अंदर की ओर है, मतलब परावर्तन की घटना दर्पण के अंदर की तरफ से हो रही है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार जैसे अगर दर्पण है ना, जैसे ये कांच का टुकड़ा है, इसके अंदर की तरफ परावर्तक सतह बनाया गया है, मतलब परावर्तन सतह के बाहर जो उभरा हुआ है वहाँ से हो रहा है परावर्तन की घटना, तो उसको कहते हैं आपका उत्तल दर्पण। ये आपको चित्र दिया हुआ यहाँ पर, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो ये जहाँ पे अगर से ये एक आपका दर्पण हो गया, दर्पण में जहाँ पे ये त्रिज्या आकर मिलती है, जैसे ये सेंटर पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, प्री कहते हैं। जो उस गोले की त्रिज्या थी या सर्कल की एक त्रिज्या होती है इस तरीके से, ठीक, तो इसको क्या हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, सी कहते हैं। क्लियर है। जो पॉइंट ओ होता है वहाँ पर, क्लियर है। इसके बाद में मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ये वक्रता त्रिज्या वाले जो बिंदु जो ओ है जिसको सी से दर्शाते हैं, वहाँ से ले करके ये बिंदु पी तक को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है। वक्रता त्रिज्या मैं आपको बता दिया था। मुख्य फोकस क्या होगा कि जब कोई दर्पण है, जैसे मान लो ये दर्पण है, यहाँ पर इसका ये मुख्य अक्ष है और कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो टकरा के जाने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या मान लो अगर आर है तो उसके दुगना क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ये भी आगे हम लोग इसको डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है, सूत्र के लिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ होगा। देखो समांतर आने वाली किरणें कहाँ आकर मिल रही हैं, फोकस में आकर मिल रही हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। देखो सबसे पहला नियम जो हमको देखना है, जो नंबर 1 है, वो क्या हो जाएगा कि जैसे कोई ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु P ध्रुव है, ये बिंदु C वक्रता केंद्र और ये F है फोकस दूरी, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरण इस दर्पण में आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर, है ना, सॉरी, ये कहाँ से होकर गुजरती है, आपका फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर है। ये आपको पहला नियम दिया गया है। दूसरा नियम क्या होता है, ठीक, चलिए दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम, अगर मान लो कि ये कोई दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर बिंदु सी है, अगर कोई प्रकाश किरण सी से होते हुए जाकर टकरा रही है तो उसी सी से होकर क्या हो जाएगी, वापिस आ जाएगी। पहले मैंने क्या बताया, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कोई दर्पण है उसके वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है तो वो उसी जगह से वापिस लौट आएगी, ठीक। तीसरा नियम और जो पहला नियम है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा कि अगर ये मुख्य अक्ष है, अगर प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण में जाकर टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। क्लियर है। सॉरी, ये क्या जाएगा, एफ हो जाएगा। तीनों नियम आपको समझ में आ गए। पहला नियम क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तीसरा नियम है फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर लौट जाती है। क्लियर है। चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम क्या होगा कि ये कोई दर्पण है जिसका ये कहना चाहिए मुख्य अक्ष है, जिसपे यहाँ पे बिंदु P है, तो अगर कोई प्रकाश किरण ये P में आकर टकराती है तो वो P से ही वापस होकर लौट जाएगी। मतलब अगर इसको हम लोग एक अभिलंब माने, ये आपतन कोण माने I, तो ये परावर्तन कोण R होगा। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से I बराबर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा नियम है, चौथा नियम है। मतलब जिस कोण में आकर टकराएगी उसी कोण में प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। क्लियर है। चलिए अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम ध्यान देंगे। इससे पहले हम लोग, ये कौन से नियम है, ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम हैं जो कि 4 हैं।
समतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम दो थे, कौन कौन से, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, इन दो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएंगे, हमेशा बराबर रहेंगे, मतलब कोण I बराबर कोण R होगा हमेशा। और जो दूसरा नियम था उसमें क्या था कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही तल में होंगे। क्लियर है? ये कौन सा हमारा था, दूसरा नियम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। परावर्तन के नियम गोलीय सतह से और समतल सतह से दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के विभिन्न नियमों को हम यहाँ पर देखते चलेंगे। चलिए, पहला क्या है, जब कोई वस्तु अनंत पर हो, ठीक, जब भी कोई वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से प्रकाश किरण क्या होगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, ऐसा माना जाता है। जैसे ये चित्र को आप ध्यान मत दीजिए, इस चित्र को ध्यान देंगे। कोई वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश किरण हमेशा समानांतर आएगी, है ना। और नियम पहले से क्या होता है कि जो प्रकाश किरण समानांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। प्रतिबिंब रचना के लिए हमको दो लेके चलना था, दो किरण। तो जैसे ये कोई दर्पण है, ये उसकी मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से समानांतर आ रही है ना, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा डायग्राम उल्टा फुल्टा हो रहा है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो इस प्रकार हमको प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। उसका आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा। और प्रतिबिंब हमको पता है वास्तविक है तो हमेशा उल्टा प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरा हम लोग सिचुएशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ठीक है, ठीक, जब वस्तु क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, देखो ये एक सिचुएशन दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर ये अनंत हो जाएगा, अनंत, और ये कहाँ पर जाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक, तो प्रकाश की किरण, एक किरण समानांतर जाएगी जो कि फोकस से आएगी पहले नियम से। ठीक, दूसरा क्या जाएगा, फोकस से अगर जाता है, ये देखो फोकस से अगर जा रहा है तो वो परावर्तन के पश्चात समानांतर होकर जाएगी, ये दूसरा नियम, तीसरा नियम था। और अगर सी से प्रकाश किरण जा रही है तो सी से ही वापस लौट जाएगी, ये दूसरा नियम था। एक बार रफ डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है ना। अब ये अनंत और ये मान के चलो ये सी है, ये एफ है। वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, एक प्रकाश किरण सीधे समानांतर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौटेगी। क्लियर है? एक प्रकाश किरण जो कि सी से जाएगी तो सी से ही वापस लौट आएगी। क्लियर है? और एक प्रकाश किरण अगर फोकस से जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर लौट जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हमको जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है चित्र बनाते समय। ठीक, जब अनंत में था तो चित्र मिला फोकस में, जब अनंत और सी के बीच में वस्तु आ गया तो चित्र थोड़ा सा देखो, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास पहुंचता जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चित्र को बनाते समय कि ये कोई दर्पण है। ठीक है, जैसा जैसा ये वस्तु है, वस्तु जो इस तरफ रखा हुआ है वो दर्पण के पास पहुंचता जाएगा। दर्पण के जो पहले प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था वो हमेशा इसके बाद में फोकस के क्या थोड़ा सा दूर खसकता हुआ चला जाएगा। मतलब वस्तु जितना पास आएगा प्रतिबिंब उसका उतना ही दूर चला जाएगा। जैसे पहले कंडीशन में वस्तु अनंत में थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर मिला। अब वस्तु अनंत से कुछ पास सी के कुछ पीछे आ गई, वक्रता के केंद्र के पीछे आ गई, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया, फोकस से थोड़ा सा पीछे हट गया। अब वस्तु जैसे जैसा पास आते जाएगा प्रतिबिंब वैसे थोड़ा थोड़ा करके दूर होता जाएगा। ये दूसरा सिचुएशन आपको क्लियर है। चलिए तीसरे सिचुएशन में चलते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, वक्रता केंद्र में रखा हो। जैसे ये मान लो हमारा दर्पण हुआ, ये उसके मुख्य अक्ष हो गई, ये बिंदु सी है। अब मान के चलो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो सबसे पहली प्रकाश किरण समानांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात, सॉरी ये मेरा लाइन गड़बड़ हो रहा है ना, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है। ये क्या हो जाएगा आपका, फोकस से होकर गुजरेगी, पहला नियम था। और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमको सी पर ही मिलेगा और वस्तु के समान आकार का होगा और वस्तु के उल्टा होगा। ठीक, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। ये क्लियर है? तीन कंडीशन हम लोग देख लिए। देखो हम लोग, मैं जो आपको बताया था, पहले अनंत पर था तो फोकस पर बना,
अनंत से थोड़ा सा पास आया तो फोकस से दूर चला गया। ठीक, अब सी पर आया तो सी पर ही उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, क्लियर है, यह ध्यान रहेगा। देखो, एक प्रकाश किरण समांतर गई तो वो फोकस से लौट कर जा रही है। अब जो फोकस से गई वो क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात समानांतर होकर लौट जाएगी। ठीक है, चलो चौथा सिचुएशन देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। देखो, अब और पास चला गया, सी से भी आगे निकल गया वस्तु, तो अब स्वाभाविक सी बात है उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सी के बाद बनेगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक, दर्पण को सही से बना लेता हूँ। जैसे ये हमारा कोई हो गया दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये बिंदु सी है, ये बिंदु एफ है। अब ये अब कहाँ पे वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, तो एक प्रकाश किरण समानांतर जाएगी जो कि कहाँ से लौट जाएगी, आपका फोकस से होकर लौट जाएगी। दूसरी एक प्रकाश किरण जो कि एफ से होकर जाएगी, वो इस तरीके से समानांतर होते हुए आगे लौट जाएगी। और चाहे तो एक प्रकाश किरण सी से भी बना सकते हैं जो कि क्या हो जाएगी, सी से ही वापस लौट जाएगी। इस प्रकार जो प्रतिबिंब है वो सी के कुछ पीछे उल्टा और वस्तु से बड़ा, साथ ही वास्तविक हमको प्राप्त होगा। ठीक, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये चौथा सिचुएशन हो गया। अब आते हैं पांचवें सिचुएशन में। पांचवा सिचुएशन क्या है, जब जो वस्तु है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस में रखा हुआ है। देखो, अब ध्यान रखना है, पहला सिचुएशन क्या था, जब वस्तु अनंत पे रखी हुई थी। ठीक, चलो इसको देखते चलते हैं। ये हो गया, वस्तु अनंत पे रखा हुआ था। ठीक, वस्तु ऐसे अनंत पे था, प्रकाश किरणें समानांतर आ रही थी, तो कहाँ से लौट कर जा रही थी, फोकस से लौट कर जा रही थी। अब वस्तु अगर फोकस में है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मतलब जब अनंत पे था तो फोकस पे आया, और जब फोकस पे है तो कहाँ पे चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए छठवां सिचुएशन देखते हैं, है ना। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन पांचों सिचुएशन में जिसमें वस्तु फोकस तक चल के आ रही है, अनंत, फिर सी और एफ के बीच में, उसके बाद फिर एफ में, ठीक, धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे हटते जा रही है। इन सभी 5 सिचुएशंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा, है ना, और वस्तु से आकार के बराबर या बड़ा या छोटा बन रहा है। सिर्फ ये एक छठवां कंडीशन ऐसा है जिसपे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। चलो देखो, ये फोकस बिंदु है, ये बिंदु P, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं। इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको दर्पण के पीछे या दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और कौन सा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर, ये 6 कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, इन 6 कंडीशन का एक टेबल बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक, उसी प्रकार जब फोकस पे है तो कहाँ चला गया, अनंत पर चला गया। ठीक है ना, ये दोनों उल्टा होगा। पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। केवल छठवें कंडीशन में, कौन सा कंडीशन है, जब वस्तु F और P के बीच में कहीं रखा हुआ होता है तो वो उसका प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, पीछे बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से इसको ध्यान में याद रखेंगे रफ डायग्राम बना करके। ठीक, तो ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिवाइज आएगा। नोट्स का टेंशन नहीं लेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, अब विभिन्न दर्पण, अवतल और उत्तल तो दर्पण द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब रचना के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये अवतल दर्पण से था, सेम टू सेम अब उत्तल दर्पण के लिए होगा। मतलब अवतल दर्पण के लिए, अवतल के लिए आपके पास कितना था, अवतल के लिए आपके पास 6 कंडीशंस थे। उत्तल के लिए केवल 2 कंडीशन होंगे, इसको ध्यान रखना है। एक तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो हम जानते हैं कि फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, और जब अनंत और फोकस के बीच में कहीं रखा होगा तो ये क्या बोलते हैं, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। क्लियर है, इसमें दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा दिखाई देगा। ठीक, और हमेशा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब प्रतिबिंब रचना के बाद दर्पण के उपयोग देख लेते हैं, है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार कुछ व्यापम के 1 डे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है कि अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, डॉक्टरों द्वारा कान, गला इत्यादि की जांच करने में, सर्च लाइट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक,
उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर के वाहन में सड़क या चौराहों पर पीछे वाली लाइन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब दर्पण का पहचान कैसे करेंगे? तो एक तो प्रतिबिंब देखकर, अगर सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी है, ठीक, तो ये हमेशा कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक, दूसरा क्या है? प्रतिबिंब उल्टा है ना, और वास्तविक है और पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ये तो एक अभी जो हम लोग पिछला इमेज बनाए थे उसमें से देखे थे। दूसरा स्पर्श करके, अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर है, परावर्तन अंदर से हो रहा है तो वो अवतल है, और अगर उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है तो वो उत्तल दर्पण है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना। चलो इसको पहले मैं आपको एक रफ बनाकर दिखाता हूँ। ठीक, चलिए अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक दर्पण है जिसका ये मुख्य अक्ष है ना। उसके बाद में इसमें एक प्रकाश किरण आ रही है समानांतर। हमको पता है समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ये मान लो इसकी वक्रता त्रिज्या है। ये प्रकाश अनंत से कहीं से आई, ये फोकस से होकर निकल गई। ठीक, अब ये एक अभिलंब खींच लेंगे, या बोल सकते हैं कि सी से एक प्रकाश किरण आएगी सीधे इस पॉइंट पर और सी से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसको हम लोग अभिलंब की तरह भी मान सकते हैं। क्या मानेंगे? अभिलंब। ठीक, अब इसको नाम देते हैं ए, ओ, ये सी और एफ तो ये है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एम, और यहाँ पे हो जाएगी बिंदु पी जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब जो ए ओ है, ए ओ वो कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक, ओ एफ परावर्तित किरण है, और जो ओ सी है वो क्या है? अभिलंब है। ठीक है ना। अब पी ध्रुव है, ये सब गाना आप लोग गा सकते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण है कि कोण आई, वो हमेशा बराबर होगा किसके? कोण आर के, है ना। पहला क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। ठीक, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? आपको याद होगा अल्टरनेट एंगल्स। जैसे अल्टरनेट एंगल क्या होता है? आप उसको सेवन्थ क्लास में मैथ्स में दिया गया है। अगर कोई दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको कोई एक रेखा काट रही है। ठीक, ये हो गए दो समानांतर रेखा, इनको कोई एक रेखा काट रही है इस तरीके से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ये हम पढ़े थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा बिंदु ए, ये है बिंदु ओ, ये है बिंदु सी। अगर इस तरीके से देखेंगे तो बिंदु सी और बिंदु एफ, है ना। तो इस तरीके से अगर ये कोण आई था जिसको मैंने बताया आपको आपतित किरण, तो ये जो कोण सी है ना, कोण कौन सा? ओ सी एफ। ठीक, मतलब कि कौन सा कोण? ये वाला कोण, है ना। ये वाला कोण कोण आई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं? वैसे ही, है ना भाई। ठीक, ये कहाँ पे क्या जाएगा? पी। ठीक है, तो ये वाला जो कोण था, सॉरी इसको क्या बताया था मैं? एफ, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ओ सी एफ बराबर होगा क्या? कोण आई के बराबर हो जाएगा कौन सा कोण? ए ओ सी के। ये क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा एक समीकरण 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखें अगर त्रिभुज कौन सा? ओ सी एफ में। क्लियर है? ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं ओ सी एफ। ओ सी एफ में अगर देखो एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये हम लोग कहाँ से बताए हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब देखो ये अगर कोई त्रिभुज है इस तरीके से, त्रिभुज में अगर ये कोई दो संगत कोण अगर बराबर होते हैं, है ना, तो ध्यान रखेंगे संगत कोण बराबर होने पर संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब कि एक ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। ठीक, त्रिभुज ओ सी एफ में
सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, ओ एफ के, हो जाएगा बराबर। तो उदाहरण क्या देंगे, सॉरी कारण क्या बताएंगे कि संगत कोण, अगर है ना, जो संगत कोण जो कि बराबर हैं उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। संगत भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हमको यहाँ पर पता है, क्या पता है ना, जिसको चिन्ह परिपाटी के रूप में बताएंगे कि पी सी क्या था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या था। पी एफ क्या था, फोकस दूरी है। ठीक, अब त्रिभुज जो हम लोग ये त्रिभुज के हिसाब से बनाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सी एफ और ओ एफ क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। इसके बाद में जैसे मान लो कि अगर दर्पण का क्या हो जाएगा, द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब जहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है वो बहुत छोटी हो जाएंगी, तो जो बिंदु O है वो कहाँ पहुँच जाएगा, बिंदु M। ठीक, मतलब O और जो M है वो क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार जो FO है वो क्या हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा था, समीकरण नंबर 3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4, ये बात आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर दर्पण जहाँ से उसका प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं, अगर उसका द्वारक छोटा हो तो ये जो बिंदु O है और ये जो बिंदु P है, ये दोनों इतने नज़दीक होंगे कि मतलब कि इनके बीच की दूरी नगण्य हो जाएगी। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि दूरी नगण्य हो रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो FO है और FP है वो दोनों क्या हो जाएगा, एक ही रेखा, ऐसा समझ सकते हैं। तो समीकरण 3 और 4 की अगर तुलना करें, है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा कि OF के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो CF समीकरण 3 में देखोगे, ठीक, समीकरण 3 में CF बराबर OF था, लेकिन समीकरण 4 में हम क्या बताए कि दर्पण का द्वारक अगर छोटा होगा तो OF और FP बराबर हो जाएंगे, तो क्या जाएंगे, FP बराबर CF हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो दूरी है, कौन सी दूरी, ये वाली, C से लेकर P की जो दूरी हम देख पा रहे हैं, CP बराबर क्या हो जाएगा, CF प्लस FP, ऐसा है ना, जिसको समीकरण नंबर हमको आगे क्या मिल गया, ये समीकरण नंबर 5वां मिल गया। ठीक, समीकरण 5वें से हमको CF बराबर FP मिला था, तो ये आगे से क्या लिख सकते हैं, CP बराबर FP प्लस FP लिख सकते हैं, जो कि आगे क्या हो जाएगा, 2FP हो जाएगा। ये ध्यान देंगे। तो हमको फाइनल समीकरण क्या मिला, CP बराबर 2FP। अगर चिन्ह परिपाटी पर ध्यान दें तो ये जो CP है वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, जो कि क्या कहलाती थी, वक्रता त्रिज्या, बराबर F से लेकर P तक की जो दूरी थी वो फोकस दूरी थी, जिसके जगह में हम उसको क्या लिख देंगे, F। यहाँ पर बता देंगे कि जहाँ R क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है, यहाँ पर मैंने उसको बताया कहीं पे क्या, ठीक, ये PC जो कि है R बराबर ये वक्रता त्रिज्या और दूरी की आएगी ये फोकस दूरी। क्लियर है, तो वहाँ से बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। यही सूत्र हमको लाना था, यही किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध को हमको बताता है। चलिए नोट्स में आकर देखें तो ये देखिए, ऐसा कोई प्रकाश किरण थी, है ना, ये इसको अगर आपको वो जो मैं बनाकर दिखाया अगर वो आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसमें ये कंप्लीट डिटेल्ड में दिया हुआ है, इसको आप रिवाइंड करके आप एक बार दे सकते हैं। सेम टू सेम ये क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देख चलते हैं। दर्पण में दूरियों के लिए लेकर के चिन्ह परिपाटी, मतलब किसी दर्पण में, है ना, वक्रता त्रिज्या को धनात्मक लेना है या ऋणात्मक लेना है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो पहले अगर आप 9th क्लास में एक चतुर्थांश नियम पढ़े थे, साइन को त्रिकोणमिति, है ना, या ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, ठीक, वो कुछ इस तरीके से था कि इस तरफ जितनी भी दूरियां हैं, मतलब मान को अगर ये x और इसको हम लोग y माने, ये x डैश और इसको y डैश माना जाए, तो x और y के हर मान क्या होंगे, धनात्मक होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। वैसे ही x डैश और y डैश के सभी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। क्लियर है, तो अगर दर्पण मान के चलो कि इस तरीके से कोई दर्पण है, अगर दर्पण अवतल है, मतलब कि परावर्तक सतह इस तरफ है,
है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण जो भी मान होंगे वो इस तरफ होंगे। अगर वो मान ऊपर की तरफ है, मतलब वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ है, तो वो धनात्मक, नीचे की ओर होगी तो वो ऋणात्मक। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या y डैश में आएगी, y डैश में आएगी कौन से, c और f, तो ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। वस्तु की लंबाई अगर ऊपर की ओर बन रही है तो वो धनात्मक, अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर प्राप्त हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि वो किसमें मिलेगा, x डैश में मिलेगा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मान लो कि कोई जो प्रतिबिंब है ना, उत्तल दर्पण के लिए, जैसे ये हम लोग एक ग्राफ बना लिए है ना, जिसमें हमारा ये x है, ये y है, ये y डैश और ये x डैश है। अब अगर दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण हो, मतलब पॉलिश अंदर की तरफ हुई है, प्रकाश किरण इस तरफ से आएगी और इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। तो याद रखेंगे कोई भी दूरी जो y पर होगी वो पॉजिटिव होगी, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक बनेगा। अगर वस्तु का आकार है ना, अगर इस वस्तु की लंबाई को अगर x में ले रहे हैं तो वो धनात्मक हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब x डैश में बन रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे। क्लियर है। चलिए इसमें अगर देखते चलें आप लोग चिन्ह परिपाटी के लिए, तो ये है ना, ये इसमें शायद इमेज क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये देखो, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, मतलब ये दूरी धनात्मक हो जाएगी, ये दूरी ऋणात्मक, क्योंकि ये हमको y डैश में मिल रही है, ये मिल रही है x में, ये मिल रही है x डैश में। ठीक, वैसे ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक होगा और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। तो इसको आप लोग ध्यान में लेकर चलेंगे। एक मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक, वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी तथा प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या जो कि c था, c और r और f हमेशा धनात्मक होंगे। ठीक है, प्रतिबिंब भी धनात्मक होगा जबकि वस्तु की लंबाई भी धनात्मक होगी। क्लियर है। चलिए अवतल दर्पण के लिए हमको सूत्र निकालना है, तो ये आपको u, v और f में संबंध यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको मोटे तौर पर बड़े क्वेश्चंस में, जो कि है ना 8 या 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, 8, 10 और 15, उसके फॉर्मेट में ये दिया जा सकता है। तो चलिए इसको भी समझते चलते हैं, है ना। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ पे हम कौन सा दर्पण लेके चल रहे हैं, अवतल दर्पण लेके चल रहे हैं। तो वस्तु की दूरी को हम लोग u माने, चूंकि ये ऋणात्मक होती है इसलिए इसका वैल्यू क्या जाएगा, -u, है ना। प्रतिबिंब की दूरी भी हमको ऋणात्मक मिलेगी जिसको हम लोग v मान के चले हैं। फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी जिसको हम लोग f लेकर चलते हैं। वक्रता त्रिज्या r वो भी ऋणात्मक ही होती है अवतल दर्पण के लिए, मैं आपको ऊपर बताया था इसलिए वो माइनस लेकर चले हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आपको समझ में आया कि इसको माइनस क्यों लिया गया है। चलिए, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण में काम कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पर दो त्रिभुज देखना है, एक तो त्रिभुज ये वाला ABC और दूसरा त्रिभुज CA', इन दोनों त्रिभुज को अगर देखें, है ना, देख पा रहे हैं अगर आप, तो इसमें भुजाओं का अनुपात लिया गया है। मतलब ये वाली भुजा और एक कौन सी, ये वाली भुजा के अनुपात में बराबर है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। क्लियर है। मतलब AB और A', AC और CA1', इसका अनुपात लिए। ठीक, उसी प्रकार से एक दूसरी त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को अगर देखें तो ये लंबाई बटे ये लंबाई और ये दूरी बटे ये दूरी, उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, दो समीकरण हम लोग लेके चले हैं। ठीक, अब हमको पता है, देख रहे हैं कि ये वाली जो लंबाई है, चूंकि ये दोनों किरण समानांतर हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी होती है ना। देखो ये जो आपको लाइन मिल रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कहाँ से मिल रहा है कि ये वाला जो है ये लाइन और ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं DM, ये दोनों को बराबर बताया गया है। क्यों, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कहीं भी एक जगह या एक समान ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे कारण में आप इसको लिख सकते हैं, इसके कारण में कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है। तो आगे चलिए, अब जहाँ पर हमको AB था, ये यहाँ पर AB, ठीक, आगे देके चलें तो समीकरण 1, हमको समीकरण 1 यहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक, समीकरण 1 यहाँ से प्राप्त हुआ था, समीकरण 2 यहाँ से प्राप्त हुआ था। समीकरण A की तुलना करेंगे तो हमको ये एक चीज़ प्राप्त होगा। अब यदि बिंदु D, अब यहाँ पे देखते चलेंगे,
फिर से वही बात करेंगे जो पिछले वाले में किए थे कि अगर उसका दर्पण का द्वारक या छोटा हो तो ये जो बिंदु D है, ठीक, वो P के बहुत पास होगा, है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा, MF बराबर PF हो जाएगा, ठीक। मतलब कि जो ये MF वाली दूरी है, ये जो दूरी है वो ध्रुव तक की दूरी के लिए लगभग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर MF की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पर में PF आ जाएगा। आगे जा करके CA, देखो ये जो C से लेकर की A है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, CA बराबर, यहीं पे देखते चलते हैं इसको, ठीक, CA बराबर PA माइनस PC। ये डायग्राम आपको देखेंगे क्लियर हो जाएगा। वैसे ही A1C बराबर PC माइनस PA1, ठीक, PAP है ना, PA1, ठीक। वैसे ही जो FA है, डायग्राम से आप इसको देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सभी दूरियों की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद में, है ना, हमको कुछ इस तरीके से समीकरण प्राप्त होगा, ठीक। समीकरण को फिर UVF से डिवाइड करने पर हमको ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा। इसे ही किसी भी दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र कहते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग उत्तल दर्पण के लिए बना लेंगे। क्लियर है, तो ये दर्पण का सूत्र क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद में हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में भी संबंध हम लोग देख लिए, ठीक। आगे चलें तो रेखीय आवर्धन, है ना, यहाँ तक का मामला क्लियर है। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन। ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को I माने, वस्तु की लंबाई को अगर O माने, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। चलिए, ये लंबन या विस्थापन ये आपको जो हम लोग 10th क्लास में वो प्रोजेक्ट करते थे लैब, उसके लिए है, तो ये हमको देखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, ठीक, कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, वो कंप्लीट है। आपको नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास प्रश्न है, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसका अलग से सबको आपको मैं नोट्स, ठीक, इसका मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए ताकि आपको जो जितने भी वीडियोस हैं सभी सब्जेक्ट्स में, अगर आप CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या CG PSC मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी चीज़ से संबंधित वीडियोस, नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलते रहेंगे, ठीक। साथ ही इसमें कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं PDF नोट्स में, तो इसको भी आप सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चैनल को जरूर बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।